नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए खून के प्यासे बने हुए हैं और इस बीच ईरान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खात्मे के लिए दुनिया भर में सुपारी का ऐलान कर दिया है। पेंटागन से आ रही खबरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दावा है कि ईरान ने ट्रंप पर $54 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए की डेथ बाउंटी लगाई है। इस्राएली पीएम नेतन्याहू और सेंटकॉम कमांडर के सिर पर भी भारी भरकम इनाम की रकम रखी गई है। इस खतरनाक सुपारी के आदेश के बाद अमेरिका से लेकर इस्राएल तक खलबली मची हुई है। हालांकि अमेरिका को इस साजिश का अंदेशा है। ट्रंप ने खुद कई बार अपनी रैलियों में, प्रेस ब्रीफिंग्स में अपनी जान को खतरा बताया है और ईरान की साजिश का जिक्र किया है। और ट्रंप पर हमले भी हो चुके हैं, लेकिन इन हमलों में वो बाल बाल बचे हैं। लेकिन अब अपने सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनेई के मौत के बदले के लिए ईरान चल रहा है वो चाल जो शायद आज तक आपने फिल्मों में देखी होगी। ईरान ने इंटरनेशनल सुपारी का ऐलान किया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इनाम की राशि रखी गई है। और इनाम की राशि कोई मामूली नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये राशि 500 करोड़ की है। तो क्या आईआरजीसी ने ट्रंप की सुपारी दी? क्या ईरान की गवर्नमेंट ने सुपारी दी? या फिर ईरान के लोग मिलकर इस पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर इनाम का ऐलान कर रहे हैं? और क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खतरा बढ़ गया है? जानेंगे आज की इस खबर में। डिटेल आपको बताएंगे। दुनिया भर के मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे कि ईरान के इस कदम से क्या बदलने वाला है मिडिल ईस्ट में। 28 फरवरी 2026 जिस दिन अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला शुरू किया और ईरान और दुनिया के शिया कम्युनिटी के नेता आयतोला अली खामेनेई को मार दिया, उसी दिन आईआरजीसी ने कसम खाई कि खून का बदला खून, मौत का बदला मौत और सुप्रीम लीडर का बदला सुप्रीम लीडर से। आईआरजीसी के कसम के मायने यह है कि आईआरजीसी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का सिर चाहता है और इसलिए ईरान दबी जुबान में पर्दे के पीछे से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर इनाम रख रहा है। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक इस खबर से हड़कंप है। खबर ही ऐसी है जिसने दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। और जो खूनी स्क्रिप्ट आईआरजीसी लिख रहा है, जिसमें बाकायदा लिस्ट बनाई गई है, इसमें ट्रंप अकेले नहीं है जिनके सिर के ऊपर इनाम की बात सामने आ रही है। ईरान की सुपारी लिस्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर, इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ, इजराइल के रक्षा मंत्री और यहां तक कि मोसाद और सीआईए के ऑफिसर्स के नाम भी हैं। ईरान के एक बहुत खतरनाक प्लान के बारे में खुलासा हुआ है। खबर है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए 500 करोड़ की सुपारी का ऐलान किया है। $54 मिलियन इनाम देने की बात कही है। ईरानी सांसदों ने एक नया खतरनाक बिल तैयार किया है। ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए सरकारी कानून का ड्राफ्ट तैयार है। इस्लामिक रिपब्लिक के सैन्य और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई का नाम दिया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में खौफनाक प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ। विदेश नीति के चीफ इब्राहिम अजीजी ने इस बात की पुष्टि भी की है। ईरान आज जो कर रहा है, जो प्लान बना रहा है, इसकी खबर सीआईए को है
और इसकी ब्रीफिंग अमेरिकी राष्ट्रपति को भी है कि आपके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है। ट्रंप कई बार अपनी रैलियों में कह चुके हैं कि विदेशी ताकतें, खासकर ईरान और ईरान के लोग उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहते हैं। ट्रंप ने अपनी जान को खतरा बताते हुए क्या बयान दिया था, आप खुद सुनिए। I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. तो डोनाल्ड ट्रंप जिस खतरे का जिक्र कर रहे हैं, कहीं वो खतरा ये तो नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। ट्रंप हर बार मौत के मुंह से बाल बाल बच निकलते हैं, लेकिन इस बार की प्लानिंग पिछली तमाम कोशिशों से अलग है, कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है और इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इस बार हमलावर कोई सिर्फरा अकेला शूटर नहीं, बल्कि ईरान की सरकारी एजेंसियां, उनकी जासूसी एजेंसियां और उनके स्लीपर सेल्स हो सकते हैं। आखिर ईरान डोनाल्ड ट्रंप के खून का इस कदर प्यासा क्यों है? सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई, आयतोला अली खामनेई को जिस तरह से मारा अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, उसकी वजह से IRGC के लिए एक ही लक्ष्य है, और उसके साथ साथ अली लारीजानी की जिस तरीके से हत्या की गई। ईरान इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को गुनहगार मानता है। इसके अलावा ईरान पर बार बार हमला करना और परमाणु कार्यक्रम पर रोक की मांग करना, बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर सैंक्शंस लगाना, इस वजह से अमेरिका से भी खफा है। और एक बात जो IRGC नहीं भूला है, 2020 में एयरपोर्ट के बाहर कासिम सुलेमानी की जिस तरीके से हत्या की गई, और जिस तरह से 1979 से अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान पर सैंक्शंस लगाते रहे, इससे ईरान अंदर से उबल रहा है। उसकी नजर में एक ही लक्ष्य है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। 500 करोड़ रुपए के इस डेथ वारंट के बाद पेंटागन और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। अब ट्रंप के काफिले में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जाते हैं, मिलिट्री ग्रेड की सुरक्षा दी जा रही है। ईरान की खतरनाक प्लानिंग ट्रंप को भारी पड़ सकती है, क्योंकि खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान इसके लिए साइबर अटैक, अंडरकवर एजेंट्स, भाड़े के इंटरनेशनल हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब जब इनाम की रकम इतनी ज्यादा है, $54 मिलियन, तो इस डील में कोई भी दिलचस्पी ले सकता है, खास तौर पर इस तरह के काम से जुड़े लोग। अब सवाल यह है कि ट्रंप के न रहने से ईरान को क्या हासिल हो जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो गुस्सा है, वो सिर्फ और सिर्फ आयतोला अली खामनेई को लेकर है, क्योंकि आयतोला अली खामनेई की मौत के बाद IRGC ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की बात कही है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका से जाते हैं, या फिर वो मिड टर्म इलेक्शंस हारते हैं, या फिर पद से उतार दिए जाते हैं, तो इससे अमेरिका और ईरान के रिलेशंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो सैंक्शंस लगे हैं और ईरान की तबाही की कहानी जो है, वो ट्रंप से शुरू नहीं होती है, वो 1979 के दौर से ही शुरू हो जाती है। और 46 साल से हर अमेरिकी राष्ट्रपति इस लाइन को फॉलो करता आया है कि ईरान को मजबूत नहीं होने देना है। हां, ट्रंप उसमें एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने ईरान पर 2-2 बार अटैक कर दिया, और सबसे बड़ा अटैक किया जिसमें कि सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई मारे गए। और जरा समझिए इस बात को कि अगर ईरान अपनी इस साजिश में 1% भी कामयाब हो जाता है,
तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। मुझे याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने ऑर्डर्स लिख रखे हैं, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, और मुझे कुछ होने के बाद वो ऑर्डर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। कहते हैं ट्रंप ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक को मंजूरी दे रखी है अगर उन पर कुछ होता है। तो क्या आईआरजीसी इतना बड़ा खतरा मोल लेगा? क्या तेहरान ऐसा करेगा, या फिर जंग की दशा और दिशा कुछ और होगी? बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विशेषज्ञ। रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। मौलाना असलम रिजवी ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। थोड़ी देर में पहला सवाल संजय कुलकर्णी सर के साथ मैं ये लेना चाहूंगा, क्या ये मुमकिन है जो दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सिर के ऊपर 54 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम घोषित हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद और को पैनलिस्ट को नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खमेनी, और उनके निधन के बाद जरूर ईरान में इस तरह के एक मैं कहूँगा बहुत जबरदस्त आक्रोश, और उस आक्रोश को लेकर के जिस प्रकार से ईरानी पार्लियामेंट में बिल पास करने की सोच रहे हैं कि जो कोई भी ट्रंप को मारेगा उसको वो 500 करोड़ का इनाम देंगे। लेकिन ये अभी नहीं, ये पहले से आपने जो बताया और समझाने की कोशिश की दर्शकों को, वो सही है कि 1979 से लेकर के लगातार यूएस ने जिस प्रकार से सैंक्शन लगाए हैं, तो यूएस के लिए ईरान एक दुश्मन है और ईरान के लिए यूएस नंबर 1 दुश्मन है। ये तो नॉर्मल है। लेकिन इससे पहले भी आसिफ मर्चेंट एक मनुष्य है जिसको आईआरजीसी ने यूएस में भेजा था, खासकर ट्रंप बाइडेन को मारने के लिए, और उनके जो स्पीकर कि ये जो बात है अमेरिकी लाइन को फॉलो करने वाली बात, ये 79 से एक जैसी चली आ रही है। ये 79 से, ये जो बात आप कह रहे हैं कि 79 से एक जैसी चली आ रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर कोई बाउंटी रख दी जाए और डेथ वारंट सारी साइन कर दिया जाए? ये बात तो जाहिर सी बात है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर थ्रेट रहता है, या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर एक इंटरनेशनल थ्रेट रहता है हमेशा, और इसलिए उनकी सिक्योरिटी इतनी बीफ्ड अप रहती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग रहती है, और खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन क्या यह मुमकिन है जो बात कही जा रही है 54 मिलियन यूएस डॉलर वाली? संजय कुलकर्णी सर। नहीं, इसमें देखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि ईरान इस तरह की ओपनली बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जिस प्रकार से यूएसए ने उनके सुप्रीम लीडर और बाकी लीडरशिप को खत्म किया है, साफ दर्शाता है उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने किया। ये कह रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार इस तरह की कोशिश हो रही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि ट्रंप इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त जिस प्रकार से उनके ऊपर हमलावर ने गोली चलाई, उसके बाद भी जिस प्रकार से अभी रिसेंटली एक असासिन ने उनके ऊपर मारने की कोशिश की डिनर में, तो ये जो कार्रवाइयां हैं ये होती रहेंगी, और इस तरह की जो दुश्मनी है और सर आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। मैं ये बात थोड़ा रिजवी साहब से, असलम रिजवी साहब से समझ लूं, क्योंकि ईरानी मामलों के जानकार है। संजीव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्णिमा नाथ यूएसए से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मौलाना असलम रिजवी साहब, क्या ये बात सच है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार आप तमाम लोगों को, जय हिंद। ये बात जो बहुत दिनों से कही जा रही है कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ये ऐलान किया है कि उनको मारकर इंतकाम लिया जाएगा। किसी बहुत मोतबर ज़राए से जो इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आम ईरानियों में ये गम व गुस्सा है
क्योंकि उनके जो सबसे बड़े महबूब और प्यारे लीडर थे अयतुल्ला सैयद अली खामनाई, उनको चूँकि शहीद किया गया है, तो आप अगर आप देखेंगे ईरान के वीडियोज़ वग़ैरह जो आपके पास आ रहे हैं, उनके जो नारे हैं, उन नारों में एक नारा ये भी है कि इंतकाम, इंतकाम। अरबी और उर्दू और फ़ारसी में तीनों में इंतकाम रिवेंज को कहते हैं। तो इंतकाम के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईरानियों में गम और गुस्सा है और हुकूमत भी खुलकर ये नहीं कह रही है कि साहब नहीं, ये जाने दीजिए, इस विषय पर आपको कोई बहस नहीं करना है, क्योंकि उन उन वो खामोश हैं, वहाँ के जो नेता हैं, इसलिए ऐसा मैसेज जा रहा है कि ईरान उनसे इंतकाम लेना चाहता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिकी राष्ट्रपति को मारना आईआरजीसी के लिए इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि विवेक भाई, आपने खुद ही अभी ये कहा कि जो उनकी सुरक्षा के लिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं, शायद पूरी दुनिया में किसी भी राष्ट्रपति के लिए नहीं है। लिहाज़ा इसे जो है बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल वार आप कह सकते हैं और डोनाल्ड साइकोलॉजिकल ट्रंप ने वॉर कह सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया। एक साइकोलॉजिकल वॉर हो सकता है, लेकिन क्या जी। ऐसा, पूर्णिमा जी, क्या ऐसा मुमकिन है? एक इंटरनेशनल बाउंटी की जो बात की जा रही है। मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहली बात तो ये है जय कि मैम। ये जो अच्छा ऐसा पहली बात तो ये है कि सर ये जो प्रोपागेंडा है, मेरे ख्याल से वो कासिम सुलेमानी को जो मारा गया था बैक इन 2020 फर्स्ट टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, तब से चल रहा है। क्योंकि कासिम सुलेमानी एक जाने माने उनके मिलिट्री लीडर भी थे और काफ़ी इंटेलिजेंट थे वो। उनको जो हटाया गया उसके बाद ये शुरू हो चुका था, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज इट्स नॉट ए स्टेट लेड, कोई गारंटी उसमें कोई नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि अभी खमैनी को हटाने के बाद ये बात फिर से सामने आई है, बट एट द एंड ऑफ द डे इसको मानती हूँ कि लोगों का गुस्सा ज़रूर है, बट स्टेट का कोई पॉलिसी है, इसमें कोई कंफर्मेशन है नहीं। इट्स बेसिकली साइकोलॉजिकल एंड प्रोपेगेंडा वॉर मेरे हिसाब से। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको याद है इस प्रोपेगेंडा को यूज़ करके यूनाइटेड स्टेट्स भी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि आपको याद है सिर्फ ईरान पे नहीं है, उससे पहले आपकी सद्दाम हुसैन को हटाया गया था WMD की यूज़ करके, लीबिया की गद्दाफी को हटाया गया था। लेकिन गद्दाफी की बात अगर करेंगे, उनको डिक्टेटर कहा गया था, लेकिन उनके समय में लीबिया में हाल कितना था, कैसा था? वो लिटरली गवर्नमेंट यूज़ कर गोल्ड यूज़ कर रहे थे, उनको करेंसी की भी बात करी थी। तो यूनाइटेड अफ्रीका का जो एक नारा चल रहा था तब, तो यूनाइटेड स्टेट्स को उसके बारे में डर लग रहा था, तो इसीलिए गद्दाफी को हटाया गया था। तो दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग फॉर मी। ये कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स इसको यूज़ भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इवन टारगेट ईरान, तो उसको रिवर्स एक प्रोपेगेंडा हो सकता टारगेटिंग। है जी, एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, साइकोलॉजिकल वॉर हो सकता है, प्रेशर में डालने वाली बात हो सकती है। लेकिन अमेरिकी इतिहास को अगर देखें, हिमांशी जी और संजीव जी, इब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति, तारीख 14 अप्रैल 1865, अटैक हुआ, हत्या की गई। जेम्स ए गारफील्ड 2 जुलाई 1881, वॉशिंगटन DC रेलवे स्टेशन पर अटैक हुआ। विलियम मैकिनले 1901 6 सितंबर, जॉन एफ कैनेडी 22 नवंबर 1963 डलास टेक्सास में उनको मारा गया। तो ये अमेरिकी इतिहास में भी ऐसी घटनाएं हैं। हिमांशी जी। नमस्कार, जय हिंद विवेक जी। देखिए, एक किताब लिखी गई थी द सैटेनिक वर्सेस, जिसके लिए ईरान की तरफ से फतवा जारी हुआ था 1989 में, और सलमान रश्दी के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था 1922 में, जिसमें उनकी आंख चली गई थी। आप देखिए कि एक फतवा जारी होने के बाद में किसी ने दशकों तक इंतजार किया और ये भूले नहीं कि ये फतवा आया है। कुछ समय पहले पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, आसिफ मर्चेंट, जिसपे इस समय अमेरिका पे मुकदमा चल रहा है
कि उन्होंने लगभग 14 या 15 लाख पाकिस्तानी रुपए के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सुपारी उठाई थी, और उसमें निक्की हेली और जो बाइडेन का भी नाम था, लेकिन वो इसमें इसलिए फंस गए कि उन्होंने आगे जिसको हायर किया था उसने ये वेबकैम पे इस चीज को रिकॉर्ड किया। तो देखिए ये जो चीज है, ये मैं कहूंगी जैसा आपने भी बताया कि अमेरिका का इतिहास रहा है, और जब इस तरह के षड्यंत्र होते हैं तो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन कराए या कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, किसी भी तरह की चीजें हो, लेकिन इनके रिपरकशंस होते हैं। देखिए जो फतवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, फतवा डेफिनेटली आया है, फतवा जारी किया गया है वरिष्ठ जो धर्मगुरु हैं ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकारामजी शिराजी, ठीक है, लेकिन क्या ये बाउंटी रखी गई है, ये डाउट वाली बात है। क्या बिल आया है, ये डाउट वाली बात है, लेकिन फतवा डेफिनेटली जारी किया गया। देखिए जब जमकरान मस्जिद पे हम कुछ समय पहले, जब 2-3 महीने पहले, जब 28 तारीख को आयतुल्ला खमैनी साहब की हत्या कर दी गई थी, वहां पर लाल झंडा फहराया गया था, और लाल झंडा फहराने का मतलब ही होता है इंतकाम। और जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो था मुहारिब। मुहारिब यानी अल्लाह और इस्लाम का दुश्मन, और उसके लिए एक ही सजा होती है, मृत्युदंड। तो जब आप बदले को धर्म से जोड़ देते हैं तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जिस तरह की चीजें इस समय हो रही हैं। और देखिए एक इंटरव्यू दिया गया था कार्ल टकरसन को पिजश्कियां साहब के द्वारा, उसमें इन्होंने ये चीज साफ तौर पे कही थी कि मेरी जानकारी के अनुसार ट्रंप या किसी और व्यक्ति की हत्या के लिए कोई फतवा जारी नहीं किया गया है। लेकिन जब युद्ध चलता है तो मनोवैज्ञानिक युद्ध भी शुरू हो जाता है, और जैसा पूर्णिमा जी ने भी कहा कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन अपने फेवर में कर सकता है। तो ट्रंप प्रशासन ने क्या किया है, उन्होंने 15 मिलियन का एक इनाम घोषित किया है कि जो IRGC की फंड संरचना के बारे में हमें बताएगा उसको हम इतना। तो देखिए इसके रिपरकशंस, चाहे ये एक अफवाह है चाहे ये सत्य है, रिपरकशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह के हालात इन दोनों देशों के बीच में है, जिस तरह का गुस्सा लोगों में है, जिस तरह देखिए लगातार 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, लोग ईरान की सड़कों पर रोज आके बैठ रहे हैं। मैं कोई ईरान के फेवर में या अमेरिका के फेवर में नहीं हूं, मैं आपको अपना एनालिसिस बता रही हूं कि लोगों में इस चीज को लेके गुस्सा है, और बहुत संभव है कि चाहे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या ना हो, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई व्यक्ति इसकी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक ताहिर नाम की भी एक वेबसाइट है जिसने ट्रंप का जो है फोटो लगा के उस पर लिखा भी था कि ये शापित ये राष्ट्रपति है और इनकी हत्या कर देनी चाहिए। तो इस तरह के ऑलरेडी देखिए काम शुरू हो गए हैं। और एक ब्लैक कोवेंट नाम का एक संगठन है, जो कोई पुराने जो ईरान के व्यक्ति हैं, जो उनके यहाँ पे प्रशासन में थे, कर्मचारी हैं, उनकी जो मीडिया वेबसाइट है उस पे भी दिखाया गया है। तो ईरान में इस तरह की सरगर्मी चल रही है, लेकिन क्या ये सच में स्टेट स्पॉन्सर्ड है या नहीं है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। विवेक जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपने किया। मैं सर संजीव जी की राय चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं डिबेट को आगे कंटिन्यू करूंगा। संजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैंने अब तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी है कि जिसमें कि ये कहा गया है कि कोई फतवा इत्यादि जारी किया गया है, कोई इसको एक रिलीजियस वॉर जैसी कोई स्थिति की बात, मैंने ऐसी कोई एक घोषित रूप से ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं देखा है। लेकिन जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा का प्रश्न है, तो उस सुरक्षा का जो बंदोबस्त है, जो उसकी जो पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट की जो तैयारियां होती हैं, वो हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके ऊपर खतरे बहुत हैं, और खतरे उनके डोमेस्टिक सर्कल्स में भी हैं और इंटरनेशनल सर्कल्स में भी हैं। और ईरान के साथ जिस तरीके का युद्ध हुआ है उसके बाद ईरान से भी खतरे आ सकते हैं, जैसा कि पिछले कई अटेम्प्ट वहाँ पर ऐसे देखने में आए, जो पाकिस्तानी सिटीजन जिसकी हमने चर्चा की, सभी ने वो जिस तरीके से पकड़ा गया उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट को इससे आगाह रहने की जरूरत है। और इस तरीके का जो खतरे हैं वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आ सकते हैं। अमेरिका के जो अनेक जो एस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर आ सकते हैं। तो सभी को अपनी सुरक्षा का जो हाईएस्ट लेवल का जो अरेंजमेंट है वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट को, वहाँ की खुफिया एजेंसीज को करके रखना होगा।
लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो ईरान के इस्लामिक रिजीम है वो स्वयं भी इसी तरीके के जो इंटेंशंस हैं वो अमेरिका के बारे में और इसराइल के बारे में पहले से ही व्यक्त करती रही है। और जैसा कि आयतुल्लाह खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने स्वयं अनेकों बार डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के वो नारे लगाते थे, और जो पब्लिक वहाँ की जो जनता थी, वहाँ पर जो लोग IRGC के मेंबर्स थे और अन्य जो उन रैलीज में शामिल होते थे, सभी उसकी चैंटिंग बकायदा करते थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। और जिसकी की चर्चा बार बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और अनेकों जो इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने की। और यही नहीं, आप जानते हैं कि ईरान के इस्लामिक रिजीम का जो लक्ष्य है वो पूरे न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने के पीछे यही है कि वो इसराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की मंशा रखते हैं और इसराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की बात सोचते हैं। तो ये जो घृणा और नफरत की जो शुरुआत है और उसकी जो भावना है वो पहले से ही ईरान के अंदर मौजूद थी। और अमेरिका और इसराइल इसी बात को लेकर के बहुत आशंकित रहते थे कि इनके बाद यदि कोई न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ऐसे में इसका जो इस्तेमाल है वो इसराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने के लिए कर सकते हैं। इसराइल के लीडर्स को, अमेरिका के लीडर्स को टारगेट करने की बातें वो सीधा सीधा, जैसे मैंने कहा, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, इस तरीके के नारे वहां पर ओपनली लगाए जाते थे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो हॉस्टिलिटीज हैं, शत्रुता है, वो पहले से ही थी। वो ऐसा नहीं है कि इस्लामिक रिजीम के जो टॉप लीडर की एलिमिनेशन के बाद इस तरीके की शत्रुता आई है, उसके पहले भी थी। कासिम सुलेमानी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2020 में एलिमिनेट किया था बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर। और कासिम सुलेमानी कार्य क्या करते थे, वो जितने भी आतंकवादी संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हुती और जितने भी अन्य जो 10-13 के बीच की संख्या के जो आतंकवादी संगठन थे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो IRGC की कुछ फोर्सेस करती हैं, उसके वो मुखिया थे। तो अमेरिका के लिए ये जो घटनाएं हैं, ये जो सोच है वो आतंकी कृत्य है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो सोच है वो एक आतंकवादी कृत्य के तौर पर ही इसे देखा जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की जो सोच है इसको किसी तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है या जस्टिफाई किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता। युद्ध हुआ है, युद्ध को ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया है, ईरान ने भी जाहिर है कि अनेक हमले किए हैं, अमेरिका ने भी हमले किए हैं, और ये जो युद्ध है आगे भी आप चल कह रहे हैं सकता है, कि इसे इसे एक आतंकी धमकी के तौर पर, हालांकि ईरानी, आपने जहां तक कहा कि भाई अभी ऐसे किसी फतवे या फैसले के बारे में खबर नहीं है, ईरानी संसद में एक ऐसा प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी चल रही है, इस खबर की पुष्टि हो चुकी है कि जिसमें 50 मिलियन यूरो दिए जाएंगे। 50 मिलियन यूरो जो है वो ट्रंप के सिर के ऊपर होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जल्दी से। देखिए, जैसा कि अभी पूर्णिमा जी ने भी इस बात का संकेत किया कि यदि इस तरीके की सोच ईरान की इस्लामिक रिजीम अभी भी रखेगी और वो अपने रुख में बदलाव नहीं लाएगी और ये रिवेंज, बदला, इंतकाम इत्यादि के बारे में सोचेंगे, तो ऐसे में फिर जाहिर है कि अमेरिका, सही बात है, मैं कहीं से भी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ऐसे प्रस्ताव को कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ था, आप जानते हैं, सद्दाम हुसैन के साथ जो पहली कार्रवाई थी वो 1991 में हुई थी। फिर सद्दाम हुसैन की जो रेजिम को टॉपल करने के लिए अमेरिका ने अनेक बहानों का इस्तेमाल किया। WMDO बना रहा है। कल को अमेरिका यही आरोप लगा देगा कि आप राष्ट्रपति ट्रंप को या अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए आपके रिजीम को छोड़ेंगे नहीं और आपको हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। हाँ, मतलब इसका वाइस वर्सा इम्पैक्ट भी ईरान के ऊपर हो सकता है। सही बात है, आपने एक अच्छा पॉइंट टेक आउट किया है। मैं इसको सीधे लेकर जा रहा हूँ। रिजवी साहब क्योंकि कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने तो आयतुल्लाह अली खामनेई को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अमेरिका इजराइल ने मिलकर साफ कर दिया आयतुल्लाह अली खामनेई को और उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को एक झटके में साफ कर दिया। तो ये ईरानी लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे किसी भी प्रस्ताव के ना तो मैं सपोर्ट में हूं और ना ही ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये ठीक किया जा रहा है, लेकिन जो काम ईरान के साथ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। असद रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवी साहब, मैं एक शेर से जवाब देना चाहता हूँ, मुझे प्लीज विवेक भाई 2 मिनट दीजिए, क्योंकि कई पॉइंट्स यहाँ पर सामने आए हैं, मुझे उसका जवाब देना है। कि एक शेर ये है कि हम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये शेर आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं पूरी दुनिया में, ना कि फ़कत इंडिया में, वो बैलेंस बनाने के चक्कर में कि ईरान भी ऐसा है और अमेरिका तो ऐसा है ही, इसके चक्कर में बहुत सी बातें कह जाते हैं कि जो सच्चाई से बहुत ही
दूर है। हमारे भाई ने जैसा कि अभी ये कहा कि ईरान में नारा लगता है कि डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इसराइल। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि डेथ की से मुराद जो है वो मौत नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। इसे मुर्दाबाद और जिंदाबाद के हिसाब से समझिए, जो आप हिंदुस्तान में भी जो एक पार्टियां दूसरी पार्टियों के खिलाफ मुर्दाबाद और जिंदाबाद कहती हैं। और अगर इसको आप मानते भी हैं कि इससे मुराद मौत है, तो द गार्डियन में अभी एक रिपोर्ट छपी है कि वहाँ पे इजराइल में यरूशलेम डे के मौके पर वहाँ पर डेथ टू अरब के नारे लगे हैं। मैं गलती कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो आप चाहें तो मुझे जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। चेक कीजिए द गार्डियन में, अभी जल्दी ही 2 दिन पहले शायद ये खबर आई है कि वहाँ पर डेथ टू अरब के नारे लगे हैं। तो हर तरफ उनके बारे में कोई न किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने उनके खिलाफ एक जुमला भी नहीं कहा। दूसरी बात, जो हमारी बहन ने ये कहा कि साहब द सैटेनिक वर्सेस जो 89 में किताब लिखी गई थी सलमान रुश्दी ने, और उसके बाद इमाम ख़ुमैनी ने उसके खिलाफ जो है मौत का फतवा दिया था। हमारे मज़हब में शियाइज़्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शिया मुसलमान हूँ। हमारे मज़हब का एक फतवा यह है कि कोई अगर खुदा के खिलाफ यानी ईश्वर के खिलाफ, जिसे आप हिंदी में ईश्वर कहते हैं, अगर उनके खिलाफ आप कोई बात कहेंगे तो शिया मज़हब के हिसाब से उसका जो फतवा है वो मौत है। ये हमारे यहाँ ईश्वर के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब कि ये ऐसा क्यों है? ईश्वर कहिए, आप गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, वाटर जल और पानी की तरह है ये। ईश निंदा को लेकर ईरान में कानून है, ये बात सब जानते हैं। मेरी एक बात और मुझे कह लेने दीजिए। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, उसके बाद मैं आपके साथ में हूँ विवेक भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। तो ईरान में जो डेथ टू इसराइल और अमेरिका का नारा लगता है, ये असल में मुर्दाबाद और जिंदाबाद के संदर्भ में है। मेरी बहन ने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नॉलेज इनकी बहुत अच्छी है। इन्होंने ये कहा कि ग्रैंड आयतुल्लाह मकारिम शिराजी का उन्होंने एक नज़रिया बताया। एक्चुअली मैडम, मेरी बहन, वो उनका एक नज़रिया था और उन्होंने किसी का नाम लेकर, आयतुल्लाह मकारिम शिराजी को मैं जानता हूँ, मैं हमारे शियों के टॉप 5 उलमा में उनका शुमार होता है और वो कुम में रहते हैं और बहुत बड़ा इनका नाम है आयतुल्लाह मकारिम शिराजी का। उन्होंने ये कहा था कि मुहारिब की जो बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ने जब ये कहा कि हम पूरे ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, वहाँ की संस्कृति खराब कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि इसके मुकाबले में आप लोगों को भी आवाज़ उठाना है और आप लोग भी बाहर निकलिए। जवानों से कहा कोई भी मुल्क होगा, खुदा न खास्ता, हज़ार खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में अगर कोई मुल्क हमला करेगा तो हम भी ये कहेंगे कि साहब जवानों घर से बाहर निकलो और तलवार लेकर, खंजर लेकर, बंदूक लेकर तुम्हें मैदान में आना है। ये कोई बुरी बात नहीं है। हर मुल्क को जो है उसके डिफेंस का इख्तियार है। आयतुल्लाह मकारिम शिराजी ने जो बात कही थी वो इसी संदर्भ में कही थी। जी मैडम। जी हिमांशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशी जी। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ जो मौलाना साहब ने कहा है, और मैंने इसीलिए मुहारिब को एक्सप्लेन भी किया था कि उसका मतलब होता है अल्लाह या उस इस्लाम का दुश्मन, और उसके लिए सिर्फ एक ही सजा होती है, सजाए मौत। और वही सजा जो है वो न सिर्फ ट्रंप के लिए रखी गई है, वो बल्कि नेतन्याहू के लिए रखी गई है, वो सेंटकॉम के कमांडर के लिए भी रखी गई है। और जो मैं बात कह रही थी, जो सबसे पहले मौलाना साहब ने कहा, मैं जो बताने की कोशिश कर रही थी वो ये है कि 1989 में एक फतवा आता है और उसका इम्पैक्ट आपको 3 दशकों के बाद भी देखने को मिल रहा है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब कितनी भी चाक चौबंद सुरक्षा में बैठे हुए हैं, वो हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, और जिस दिन वो सत्ता से जाएंगे उसके बाद भी एक खतरा उन पे मंडराता रहेगा। जी बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं है संजय कुलकर्णी सर, ऐसा संजय कुलकर्णी सर, ये खतरा बाद में बना रहेगा। संजीव जी आ रहा हूं, ये खतरा अभी मारे लोगों में कोई उनका जो बहुत बड़ा आलीशान बंगला है, जो विला है, वहां कोई घुस रहा था सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हथियार के साथ, तो उसको उन्होंने वहां पर मार दिया, उस खतरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी आपने देखा है कि एक होटल में जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जहां पर मीडिया को लेकर कार्यक्रम बहुत बड़ा किया गया था, दुनिया भर के सारे पत्रकार मौजूद थे,
इतनी तगड़ी सिक्योरिटी, उस बीच भी कोई घुस आया हथियार लेकर और डोनाल्ड ट्रंप के सामने तक पहुंच गया था। तो ये कहना कि अमेरिकी सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो बहुत स्ट्रांग है, कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता है, इस बात पे तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। देखिएगा विवेक जी, सिक्योरिटी राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति है वो तो है ही है, उसके बाद भी उनको वो सुरक्षा दी जाती है, उनका थ्रेट असेसमेंट होता रहता है। वो उसके सवाल ये है कि अब जो है दोनों देश जो है बिल्कुल मतलब एक दूसरे को दुश्मन समझ करके, और जिस प्रकार से पूरे कोशिश की जा रही है कि इस युद्ध को किस समाप्त किया जाए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जो घेराबंदी है उसका परेशानी हो रही है। आपने देखा कि ट्रंप किस प्रकार से चाइना में जाकर के, मकसद एक ही था कि किसी प्रकार से युद्ध को समाप्त किया जाए, वो नहीं हो रहा है। एक बात साफ होती है, जैसे सारे पैनलिस्ट मानते हैं इस बात को, प्रोपेगेंडा कहे या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहे, ये साबित होने की कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है वो आतंक को सहारा देता है और आतंक को एक तरीके से एनकरेज करता है। और जिस बारे में अमेरिका बार बार ये कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, उसको वो बार बार बताने की कोशिश करे। आप समझ सकते हो मकसद है कि मानसिकता जो है वो अमेरिकन व्यू की मैं बात कर रहा हूं कि क्या मानसिकता है, और उस मानसिकता को लेकर के किस प्रकार से अमेरिका का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ईरान को किसी ना किसी तरीके से बर्बाद, रेजिम चेंज, मतलब इस सभ्यता को खत्म करना, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये पूरे विश्व को खतरा है, उस तौर पर देखा जा रहा है। गलत। मेरा मानना यह है कि हर एक को कहने का हक है, बोलने का हक है, इसमें कोई शक नहीं, लोकतंत्रता है सबको। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका को इस बात को सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल टॉप लेवल से लेकर नीचे तक बात की जाती किसी के भी बारे में, वो गलत है। सभ्यता है, हर एक लोग अपने अपने सभ्यता, अपने अपने तरीके। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। मैं पूर्णिमा जी के पास जाऊं, उससे पहले संजीव जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। कुलकर्णी सर का शायद ऑडियो चला गया। संजीव सर, देखिए विवेक जी, इस बात को हमें बहुत ही गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ समझने की जरूरत है कि जो घटनाएं हैं उसके जो नैरेटिव्स को ठीक तरीके से रखा जाए। और अगर किसी तरीके की घटना का ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि जिसमें कि सभ्यताओं के बीच में टकराव की बात हो और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की अगर सोच के साथ कार्य करेंगे, जिसे कि मैं शैतानी सोच कहता हूं, तो ऐसे में तो पूरा विश्व तबाह होगा और ये पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। और जिसको कहते हैं ना कि एक एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। और यदि इस तरीके की इंतकाम की और बदले की बात रखी जाएगी और उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा कि तमाम धर्मों में इस तरीके की बातें कही गई हैं, तो जाहिर है कि इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और धार्मिक जो युद्ध के जो नैरेटिव से हमें बचना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अनेक आतंकवादी संगठन हैं वो इसी तरीके के नैरेटिव्स को पैदा करने की और इसी तरीके के धर्म के आधार पर कि हम एक धार्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, हम ईश्वर के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, इस वजह से इस तरीके के नैरेटिव्स को पेश करके वो अपने आप को, अपनी शैतानी सोच को, अपनी हिंसा को, अपनी घृणा को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल्स, जो हम सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमको इस बात को समझना होगा कि इस तरीके की जो नफरत वाली जो सोच है उसका प्रतिकार किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो वो एक आतंकवादी सोच है, मैं इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इस तरीके की घटनाओं को हम इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते धर्मों के बीच की लड़ाई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के ऊपर हमला कोई टेररिस्ट अटैक नहीं माना जाए? ये बताइए विवेक जी, मैं इस पर स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, क्या वो किसी एक धर्म के ने दूसरे धर्म के ऊपर किया था या आतंकवादी हमला था? क्या वो आतंकवादी हमला था या किसी धर्म के बीच में लड़ाई थी, ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच की लड़ाई थी? क्या वो, अगर हम उसको ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच की लड़ाई सोचे मानेंगे तो जाहिर है कि लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और उसका परिणाम जो होगा पूरे विश्व का विनाश हो सकता है। मैं इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आतंकवाद को आतंकवाद के तौर पर ही समझना होगा। और आतंकवादी जो सोच रखते हैं, जो शैतानी सोच रखते हैं, वो दो धर्मों को लड़ाने की बात मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अमेरिका वेनेजुएला में अटैक करे तो वो हमला, अमेरिका ईरान में हमला करे तो वो हमला, और ईरान अपनी टेरिटरी की रक्षा के लिए, फिलिस्तीन अपनी टेरिटरी की रक्षा के लिए कुछ करे तो वो आतंकी हमला?
नहीं देखिए विवेक जी, इसको कॉन्टेक्स्ट को बहुत ही केयरफुल तरीके से समझने की आवश्यकता है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर। हाँ नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया है उसका मैं आलोचक हूँ। ग्रीनलैंड के बारे में सोचते हैं, जो कनाडा के बारे में सोचते हैं, उसकी मैं घोर आलोचना करता हूँ। लेकिन जो आतंकवादी सोच जो है उसका मैं पूरा प्रतिकार करता हूं कि आतंकवाद को जस्टिफाई करने के तरीके नहीं ढूंढे जाने चाहिए कि आतंकवाद को आप इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि आप इंतकाम लेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। आतंकवाद को हमें समझने की जरूरत है कि आतंकवादी तो यही चाहते हैं कि धर्मों के बीच में आपस में टकराव बढ़े, इस तरीके की जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की सोच हो। आज तो हमें अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में बात करने की जरूरत है। इजराइल यदि यूएई में अपने हथियार तैनात कर रहा है और यूएई और बहरीन जैसे राष्ट्र इजराइल को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो उसको भी हमें समझने की जरूरत है। यदि हम इसी बात को एम्फसाइज करेंगे कि नहीं अरब को भी मारने की बातें वो कह रहे हैं और ईरान सोचेगा कि नहीं हम देख तो अमेरिका देख तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं पूर्णिमा जी आपको रिएक्ट करना चाह रहे हैं, हिमांशी जी भी कुछ कहना चाह रही है और रिजवी सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूर्णिमा जी, उसके बाद मैं हिमांशी मैम आपके पास आ रहा हूँ जी। विवेक, यहाँ पे बार बार विच इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्चुअली आस्क ए क्वेश्चन, व्हाट इज टेररिज्म और डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म किसने लगाया है और किसके ऊपर थोपा गया है। और आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है विवेक कि अगर अमेरिका ने कोई एक्शन लेता है उसको टेररिज्म नहीं कहा जाता है, उसका एक्शन को टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कहा जाता, टेररिस्ट एक्ट नहीं कहा जाता है, लेकिन कोई और करता है उसको टेररिस्ट कहा जाता है। आज तक मैंने एक सेंटेंस नहीं पढ़ा है जिसमें सेंटेंस में ईरानियन रिजीम को ईरानियन रिजीम नहीं कहा गया है और ईरानियन रिजीम को ईरानियन टेररिस्ट रिजीम नहीं कहा गया। लेकिन वही बात आपने अमेरिकन टेररिस्ट रिजीम का कभी नहीं पढ़ोगे, आपने कभी अमेरिकन रिजीम नहीं पढ़ोगे, ट्रंप रिजीम नहीं पढ़ोगे। तो ये प्रोपेगेंडा नैरेटिव नहीं है तो क्या है। लेकिन अमेरिका का अधिकार जरूर है वहां पे जाके वेनेजुएला की आपने उनके लीडर को उठा के लेके आके किडनैप करके लिटरली रैंसम मांग रहे हो, वहां से गोल्ड और ऑयल ले रहे हो। और लिटरली मैंने कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ा है, इंडिया हैज एग्रीड टू बाय वेनेजुएलन ऑयल थ्रू अमेरिकन सब्सिडियरी। तो ये जो चल रहा है ये क्या है, ये आतंकवाद नहीं है। आपने अगर प्रॉक्सी के बारे में बात करो, अमेरिका जो 3.8 बिलियन डॉलर की जो पैसा देते इजराइल को, वो प्रॉक्सी के हिसाब से ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। अमेरिका जो लिटरली कर्ड्स को पैसा देके वहां पे ईरान के अंदर राइड कराने की बात कर रहे थे, वो प्रॉक्सी नहीं थी। लेकिन ईरान की 3H हो, HQ वो H3 हो, हमास हुती हिजबुल्लाह जी, वो प्रॉक्सी है। मतलब अगर अमेरिका ईरान में पैसे देकर मोसाद CIA एजेंट से वहां पर विरोध प्रदर्शन अगर करवा रहा है या उसको उकसा रहा है तो वो प्रॉक्सी नहीं है, वो लोकतंत्र बहाली की कोशिश है। लेकिन ईरान अगर अपने प्रॉक्सीज के जरिए कुछ उथल पुथल करता है तो वो एक टेररिस्ट एक्ट है। ये क्वेश्चन है आपका। मैं हिमांशी जी आपका जवाब चाहूंगा इस पर, उसके बाद मैं असलम रजीव साहब और कुलकर्णी साहब भी बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग इस लाइन को समझ रहे हैं, जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं। हिमांशी जी आपका जवाब, फिर मैं कुलकर्णी सर आपके पास भी आता हूं। जी, मैं पूर्णिमा जी की बात को आगे ले जाऊंगी। देखिए, जब हम बात करते हैं हमास, हूती, हिजबुल्लाह और अब तो चौथा H भी आ गया हॉर्मुज, तो हम ईरान को ब्लेम कर देते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि ISIS, बोको हराम, अलकायदा, ये किसकी देन है पूरे विश्व को। और जब हमारे यहाँ पहलगाम में अटैक होता है, जब 26 लोग मारे जाते हैं, तो विदेशी अखबार जो कि वेस्टर्न मीडिया है वो लिखता है कि गनमैन फायर्ड, वर दे नॉट टेररिस्ट। और जब 12,700 सैंक्शंस ईरान पे लगाए गए थे तो क्या वो आर्थिक आतंकवाद नहीं था? एक देश के आप आम नागरिकों को रोटी भी खाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अगर वो तेल बेच रहे हैं तो आप उनकी शैडो फ्लीट पे हमला करते हो, उसके बाद प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाते हैं। आप कौन होते हैं इस तरह के प्रतिबंध एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन पे लगाने वाले? आपने उस देश के साथ में पिछले 40 दशकों से लगातार आर्थिक आतंकवाद किया है। और आज अगर वो देश आपके सामने अपनी रीढ़ सीधी करके खड़ा हुआ है, आपकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि आप ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि कोई आपके किए गए आतंकवाद को आतंकवाद कहे, कोई हिजबुल्लाह, हमास, हूती को तो आतंकवादी कहे, लेकिन जो आपकी वजह से बोको हराम पैदा हो गया, पूरे अफ्रीका में उसकी प्रॉब्लम है, तो उस चीजों का जवाब कौन देगा? और आपने 9 घंटे में 1200 बार अटैक किया था ईरान के ऊपर, आपने कारपेट बम्बिंग की थी,
यानी कि आपने घास के बराबर भी जमीन वहां पे नहीं छोड़ी थी, और उसी में वो मीनाब की बच्चियों की शहादत हुई थी। अगर आप किसी देश पे इतनी बेरहमी के साथ में हमला करते हैं तो आपको जवाब देना होगा। जी एक विवेक जी। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। एक एंटी टेररिज्म काउंसिल क्यों नहीं बनाते हैं दुनिया के देश मिलकर, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वैसे वहां ये तय हो कि किसका एक्ट टेररिज्म के दायरे में है और किसका नहीं है। कम से कम ये तो तय कर ही सकते हैं। कुलकर्णी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं रिजी साहब मैं आ रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा। कुलकर्णी सर। विवेक, टेररिज्म का डेफिनेशन अभी तक यूएन के पास नहीं आया है, तो ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना है कि टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है। अगर टेररिज्म किसी के लिए वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है और दूसरे के लिए वो आतंकी है, तो बहुत मुश्किल है। टेररिज्म का डेफिनेशन जो है क्यों नहीं आज तक आ पाया ये तय ही नहीं, यही दुनिया में लाइन ही तय नहीं है कि टेररिज्म होता क्या है। ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के फेर में फंसे हुए ना सब, दिक्कत ही है। हमारे प्रधानमंत्री ठीक कहते हैं, ये है गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म मत करो। आप देखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं सभ्यता की, सभ्यता उसी में है कि क्या एक दूसरे के साथ हम अपने विचार जो है आदान प्रदान कर सकते हैं, क्या हम को अपने विचार एग्जिस्टेंस रख सकते वाली हैं, बात, क्या वो बिल्कुल। रख सकते हैं। हाँ। वो बात है, और इसी को लेकर के पूरे विश्व में जो आज उथल पुथल हो रही है, हर एक को इंट्रोस्पेक्शन इज अ मस्ट। हर एक आइडियोलॉजी को, हर एक धर्म को अब इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मैं ही अच्छा नहीं हूं, मेरा ही धर्म अच्छा नहीं है। सबका धर्म है अच्छे है, सबके धर्म में अच्छाइयां हैं, सबके धर्म में कुछ खामियां होंगी, लेकिन उन खामियों के साथ हमने लड़ना। और मैं ही बाहुबली नहीं हूं इस दुनिया का, मैं ही चौधरी नहीं हूं, मैं ही सुपर पावर नहीं हूं। ये सुपर पावर वाली आइडियोलॉजी ने तो आधा गेम खराब करके रखा हुआ है। रिजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद संजीव सर आपके पास आ रहा हूं। रिजवी साहब। बहुत जल्दी से दो बातें कह दूं जी कि तकरीबन 1,500 मोसाद के जरिए ईरान में जो प्रोटेस्ट हुआ, 1,500 के करीब ईरानी फोर्स से पुलिस वाले मारे गए। और वो जो है मोसाद ने जो किया है वो बड़ा अच्छा काम किया, उन पे फूल बरसाना चाहिए। 60,000 क्लाशिनकोव ईरान में पकड़ी गई है मोसाद के एजेंटों के जरिए से। ये सब आप जानते हैं, ये सब टीवी पे देख चुके हैं। ये टेररिज्म नहीं है, और जो मोसाद और वो जो हमास कर रहा है वो आतंकवाद है। और उसके बाद जो 20,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया गया, उनको कोई आतंकवादी नहीं कह रहा है। सारा आतंकवाद जो है तीसरी दुनिया वालों को दिखाई देता है। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम वेस्टर्न जो है जो कंट्रीज है, हम उनके बहुत ज्यादा दबाव में हैं। वो जिसको आतंकवादी कहते हैं हम उनको आतंकवादी कहते हैं। जैसे हिजबुल्लाह की बात ले लीजिए, इंडिया ने, भारत सरकार ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी नहीं कहा है, लेकिन हमारे दो पैनलिस्ट मुसलसल में देख रहा हूं कि हिजबुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हैं। वो संगठन के जिसने इतना अत्याचार सहा है इजराइल का, अगर आप कभी सुनेंगे तो आप खुद रो देंगे। इसलिए जरूरी यह है कि जैसा कि बताया गया विवेक भाई के जरिए से कि आतंकवाद की सही परिभाषा जो है हमको तय करनी चाहिए। हमारी दोनों बहनों ने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जी, अब नहीं, मुझे नहीं लगता संजीव सर किसी अमेरिकी प्रेशर में है। संजीव सर इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। वेस्टर्न, अमेरिकी की बात मैंने की, वेस्टर्न। हाँ वेस्टर्न ना, मुझे नहीं लगता। संजीव सर बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और बहुत मुक्त तरीके से अपने विचारों को रखते हैं। तो मुझे लगता है अब संजीव सर के ऊपर प्लेटफॉर्म है, उसका वो जवाब देंगे। संजीव सर। मैं हमेशा से मानवता के हित की बात करता हूँ। मैं किसी प्रेशर में आके कार्य नहीं करता। मैं किसी प्रेशर में आके कभी सोचता नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी दुनिया की ताकत क्यों ना हो। है क्या ऐसा कोई दबाव है क्या वेस्टर्न, कोई वेस्टर्न मीडिया का दबाव है क्या? लेकिन बिल्कुल भी नहीं। क्या दबाव है? मैं तो ये मानता हूँ कि आतंकवाद को हमें जो ऐसी सोच जो कि सभ्यताओं के बीच में टकराव की बात करे, जो ईरान में जो अनेकों लोगों को जो चौराहों पर जो कत्ल कर दिया जाता है, महसा अमीनी नामक ईरानी जो महिला थी, उसको इस आधार पर उनको डिटेन किया गया कि उन्होंने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। हिजाब तो जरूर पहना था, लेकिन वो हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था, इसको करके उनको डिटेन किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। वो भी आतंकवाद है। जो अनेकों जो लोकतंत्र की जो मांग करने वाले, जो महिलाओं के अधिकारों की मांग करने वालों को जो चौराहों पर लटका दिया जाता है, बुलडोजर पे लटका दिया जाता है, और ये दहशत फैलाई जाती है कि यदि आपने इस्लामिक रिजीम के खिलाफ आवाज उठाई तो आपका बेहद सही करेंगे, वो भी आतंकवाद है। और जो आतंकवादियों ने भारत के मुंबई शहर में 166 लोगों को मारा, वो भी आतंकवाद है।
9/11 में जो 3,000 से भी ज्यादा अमेरिका में लोग मारे गए थे लगभग, वो भी आतंकवाद है। तो आतंकवाद को हमें समझना होगा कि ये घृणा पे आधारित विचारधारा है, ये नफरत पे आधारित विचारधारा है, ये सिर्फ सभ्यताओं के बीच में टकराव पे आधारित विचारधारा है, और इसका जो परिणाम होगा वो विनाश होगा। और उसका जो उपाय है, उसका जो समाधान है, वो है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन। सभ्यताओं के बीच में संवाद को करना होगा। आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं रिजवी साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। रिजवी जी, मैं कह रहा हूँ गजा के बारे में कुछ बोल दीजिए। जो गजा पे 20,000 से बच्चों को मारा गया है, वो आतंकवादी है या नहीं? ठीक है, संजीव श्रीवास्तव स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, गजा के बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो भी वहां पर मासूम महिलाएं और बच्चे वहां पर हताहत हुए हैं, सबके प्रति में गहरी संवेदना है, और उसको भी नहीं होना चाहिए था। उस तरीके का कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो 1200 लोग इजराइल के मारे गए, जो 7 अक्टूबर 2023 को, वो भी आतंकवाद है। तो ये हमें समझना होगा कि ये इस तरीके की जो टकराव वाली सोच से बचना होगा, फॉल्स नैरेटिव। ठीक है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लूं, आप लोगों को बता दूं। बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट तनाव में बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन किया है। ईरान के साथ तनाव पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। 30 मिनट से ज्यादा की बातचीत हुई है, और याद रखिए बातचीत तब हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट किया था कि ये शांति तूफान से पहले की है, स्टॉर्म इज कमिंग। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अमेरिका इजराइल किसी बड़े ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि आधे घंटे तक बातचीत हुई है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़ने के लिए दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।